ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम कंट्री वाइड में प्रस्तुत है गुजरात के पहले दौर के विधानसभा चुनाव पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक केतन त्रिवेदी और क्षेत्रीय संवाददाता अपर्णा खुंट। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता उमेश चतुर्वेदी। केंद्र की सत्ता के लिए कहा जाता है कि दिल्ली की राह उत्तर प्रदेश से होकर जाती है। कुछ ऐसे ही कहा जाता है कि गुजरात का सौराष्ट्र गांधीनगर का दरवाजा है। गुजरात के राजनीतिक हलकों में माना जाता है कि सौराष्ट्र पर जिसने कब्जा कर लिया, गांधीनगर पर उसका राज होगा। इसी सौराष्ट्र और कच्छ के 19 जिलों की 89 सीटों पर आज चुनाव संपन्न हो गया। पहले दौर के इस चुनाव में कौन से मुद्दे छाए रहे, किस पार्टी का क्या दांव पर रहा, इसकी जानकारी के लिए बात करते हैं अहमदाबाद में मौजूद आकाशवाणी संवाददाता अपर्णा और वरिष्ठ पत्रकार केतन त्रिवेदी से। आप दोनों का इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहला सवाल अपर्णा से। अपर्णा, गुजरात के पहले दौर के मतदान के लिए वोटरों का उत्साह कैसा रहा? जहाँ तक पहले चरण के मतदान का सवाल है तो टोटल जो है 59% से अधिक मतदान अभी तक दर्ज हुआ है। और देखा जाए तो सौराष्ट्र के जो जिले हैं उनकी तुलना में दक्षिण गुजरात के जिलों में ज्यादा मत डाले गए हैं। सबसे ज्यादा 72% मतदान जो है वो तापी जिले में दर्ज हुआ है। और नर्मदा, डांग जो जनजातीय प्रभुत्व वाले क्षेत्र है वहाँ पे भी 65% के आसपास मतदान हुआ है, जो दिखाता है कि वोटरों में इस बार उत्साह है। बट अगर सौराष्ट्र की हम बात करें तो सबसे ज्यादा 61% मतदान जो है वो गिर सोमनाथ जिले में हुआ है और सबसे कम अमरेली जिले में वोट डाले गए हैं। अगर पिछले विधानसभा की चुनाव की हम बात करें तो कुल जो था वो 68% मतदान दर्ज हुआ था। उसकी तुलना में इस बार देखा जाए तो मतदान का जो आंकड़ा है वो थोड़ा कम हुआ है। ये बताइए कि इस दौर में कौन कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिनका भाग्य ईवीएम में कैद हो गया? जी, कुल 788 प्रत्याशी है इस बार चुनाव मैदान में, जिनका भविष्य इस चुनाव में तय होगा, जिसमें 14 लोग ऐसे हैं जो पहले मंत्री रह चुके हैं। मतलब जहाँ तक हम बात करें तो कनुभाई देसाई, जीतूभाई वाघाणी, हर्ष संघवी, राघवजी पटेल जो पहले मंत्री हो चुके हैं वो इस बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका राजनीतिक भविष्य इस चुनाव में तय होगा। 2 ऐसी सीटें हैं अहम जहाँ पे भाजपा ने इस बार महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। तो जामनगर उत्तर से रीवाबा जाडेजा जो कि क्रिकेटर रविंद्र सिंह जाडेजा की पत्नी है, और राजकोट पश्चिम सीट से दर्शना शाह को इस बार चुनाव मैदान में उतारा है, तो उनका भी भविष्य इस चुनाव में तय होगा। उनकी राजनीति में आगे जाके वो कैसा करेगी वो इस बार के चुनाव में उसका फैसला हो जाएगा। कितनी महिलाएं इस बार प्रमुख रूप से चुनाव लड़ रही थी? इस चरण की अगर हम बात करें तो कुल 70 महिलाएं हैं, जिसमें 35 ऐसी महिलाएं हैं जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे चुनाव लड़ रही है। केतन जी, पिछली बार सौराष्ट्र के जिन सीटों पर आज चुनाव हुआ है, इसी इलाके में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दी थी। इस बार आपको क्या लगता है? जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। 2017 में सौराष्ट्र कच्छ की कुछ 54 बैठक में से भारतीय जनता पार्टी को 23 और कांग्रेस को 30 बैठक मिली थी। यानी कि कांग्रेस ने काफी अच्छा प्रदर्शन सौराष्ट्र इलाके में किया था। पाटीदार अनामत आंदोलन की काफी असर इलेक्शन के दौरान देखने को मिली थी। लेकिन जहां तक 2022 का सवाल है, पाटीदार अनामत आंदोलन तो बिखर चुका है, उसकी कोई ऐसी असर हो ऐसी कोई संभावना नहीं है। लेकिन सौराष्ट्र कच्छ के जो इस बार के राजकीय समीकरण है वो तीसरा पॉलिटिकल फैक्टर है आम आदमी पार्टी, उसके आने से कुछ हद तक बदल सकता है। बदल इसलिए सकता है कि आम आदमी पार्टी आने से वो भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर काटेगी या कांग्रेस का वोट शेयर काटेगी। आमतौर पर ऐसा माना जा रहा है कि तीसरा ये पॉलिटिकल फैक्टर है वो सत्ता विरोधी मत काटेगी। मतलब कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच जो एंटी एस्टेब्लिश वोट है वो कट सकता है और उसका पॉलिटिकल फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। लेकिन फिर भी तमाम सीटों पर जो ज्ञाति के समीकरण है, कास्ट इक्वेशंस है, कौन कैंडिडेट कहाँ खड़ा हुआ है, तीनों पार्टियों में जो आंतरिक जुटबंदी का सवाल है वो सबको देखते हुए मामला इस बार सौराष्ट्र में काफी दिलचस्प हो गया है। और आपने शुरू में सही कहा कि सालों से मतलब हमने जहां तक असेंबली चुनाव देखा है, सौराष्ट्र गांधीनगर की गादी पे कौन बैठेगा उसमें सौराष्ट्र विस्तार काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो इस बार भी यही देखना दिलचस्प हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को पावर रिटेन करने में सौराष्ट्र मदद करता है या तो फिर कांग्रेस को यहाँ से पिछली बार की तरह बढ़त मिल रही है। केतन जी, आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया। गुजरात के अलावा पूरे देश में एक अवधारणा है, एक कंसेप्ट है, एक मान्यता है कि वहाँ विकास हुआ है, वहाँ खाए पिए लोगों का वो राज्य है,
इसलिए वहाँ मुफ्त की जो राजनीति है, जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने दिखाया या पंजाब में दिखाया, उसका बहुत ज्यादा असर नहीं हो सकता है। क्या ऐसा है? ग्राउंड पर ऐसी स्थिति है? ग्राउंड पर एग्जैक्ट इसमें हमें दो तरह से देखना होगा इलेक्टोरेट को, कि मतलब एक है जो अर्बन विस्तार है, जहां ये मुफ्त की राजनीति शायद इतनी अपील नहीं करेगी, क्योंकि एक तो ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। अर्बन विस्तार में भारतीय जनता पार्टी का काफी हद तक प्रभुत्व रहा है, और वो पिछले कई असेंबली चुनावों से, मतलब कि 1995 से भारतीय जनता पार्टी अर्बन सीटें जो है उसमें काफी अपनी बढ़त बनाया हुआ है। लेकिन जहां तक ग्रामीण इलाकों का सवाल है, और जहां तक मतलब सेमी अर्बन एरियाज है, जहां गांव और शहर एक होते हैं, उस इलाके में कहीं ना कहीं एक आम आदमी पार्टी का ये जो शिक्षा, पानी और बिजली का मुद्दा कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है ग्राउंड पे। लेकिन वो वोट पे कितना, अभी तक चर्चा में जरूर ये मुद्दा आया है फ्री बिजली, पानी और शिक्षा का, लेकिन वो सत्ता विरोधी वोट में परिवर्तित होके भाजपा का कितना डैमेज कर सकता है, ये अभी कह पाना मुश्किल है। केतन जी, जहां अभी चुनाव हुए हैं आज, जी, भारतीय जनता पार्टी का जो उभार होता है या जो शुरुआत होती है उसकी बड़ी राजनीति की, जिस राजनीति उसने बड़ी लकीर खींची, सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा, वो सोमनाथ भी इसी इलाके में पड़ता है। गुजरात की जामनगर की रिफाइनरी यहाँ पड़ती है। सौराष्ट्र का इलाका बहुत ज्यादा समृद्ध माना जाता है। इस बार पाटीदार आंदोलन भी नहीं है, कृषि भी यही है सबसे ज्यादा, अगर कच्छ को छोड़ दे तो क्या भारतीय जनता पार्टी अभी रिटेन करने की स्थिति में आपको नजर आ रही है? और पिछली बार की चुनौती भी इस बार नहीं है, जैसा कि आपने अपने शुरुआती वक्तव्य में कहा भी कि पाटीदार अनामत आंदोलन इस बार है नहीं, तो क्या उसका कुछ असर पड़ता हुआ दिख रहा है? ऐसे सीधा असर तो नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी जो भारतीय जनता पार्टी के लिए कंसर्न की जो बात है वो ये है कि उसका 27 साल का जो शासन है, तो नेचुरली एक तरह से एक एंटी इनकम्बेंसी कुछ वोट रहे होंगे, एक सेंटीमेंट जो लोगों में बनता है, उसको किस हद तक भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप डाइल्यूट कर पाती है, उसको माइल्ड कर पाती है, उस पर काफी हद तक कुछ निर्भर रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने जहां तक अपने उम्मीदवारों का चयन किया है, उसमें निश्चित तौर से ये देखने को मिला है कि पुराने लोगों की जगह उसको हटा के नए चेहरे लाने की एक कोशिश है। तो वो कोशिश भी कहीं ना कहीं इसी दिशा में की एक सोच है कि वो जो थोड़ा बहुत भी एंटी इनकम्बेंसी एक सेंटिमेंट है, उसको भी काफी हद तक माइल्ड किया जाए। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल, मैं बता दूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने शासन और डेवलपमेंट के अलावा सबसे बड़ा जो उसका एक ट्रम्प कार्ड है, वो है नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और नरेंद्र मोदी का चेहरा। वो यही चेहरा ही है और उनकी एक पॉपुलैरिटी है जो भारतीय जनता पार्टी को हर मुश्किल से बार बार बाहर लेके आई है। और इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ा कोई एक ट्रम्प कार्ड है, वो ट्रम्प कार्ड कहा जाता है, वो यही है कि अबव ऑल, यदि आपको लोकल लीडरशिप से कुछ नाराजगी है, लोकल गवर्नेंस से कुछ नाराजगी है, तो भी अबव ऑल उसको एक ओवरराइड करता एक फैक्टर है, वो जो भारतीय जनता पार्टी के पास है, वो नरेंद्र मोदी का चेहरा। तो वो देखना अभी काफी दिलचस्प है। केतन जी, इस बार कांग्रेस के बारे में शुरुआती दौर में जब चुनाव अभियान की शुरुआत हुई थी तो कहा गया कि कांग्रेस लड़ती हुई नजर नहीं आ रही है जी। बाद के दिनों में उसने कितना रिकवर किया? क्या वो टक्कर देने की स्थिति में रही? क्योंकि ये सवाल इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि शायद ये पहला चुनाव है काफी अरसे के बाद जिसमें त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। अन्यथा कई चुनाव तक लगातार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच आमने सामने का मुकाबला होता था, और वही कांग्रेस इस बार कुछ शुरुआती दौर में पिछड़ती हुई सी दिख रही थी। तो क्या वो रिकवर कर पाई है कुछ? जी, आपने सही कहा। करीबन 32 साल बाद गुजरात में एक त्रिकोणीय जंग देखने को मिल रहा है। आपको याद हो तो चुनाव से पहले जब वडाप्रधान नरेंद्र मोदी गुजरात में आए थे, तो सेंट्रल गुजरात में आणंद में अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि कांग्रेस साइलेंटली ग्रामीण इलाकों में चुपचाप बगैर कुछ बताए अपना प्रचार कर रही है, ग्रुप मीटिंग्स कर रही है। तब से ये राजनीतिकों के बीच एक चर्चा बनी हुई है कि आखिरकार ये कांग्रेस की ये सोची समझी रणनीति है या फिर कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन पिछले 1-1.5 महीने से जब से चुनाव का ऐलान हुआ है, कैंडिडेट का चयन हुआ है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपनी वो रणनीति बना के रखी है और बड़े नेताओं की बड़ी रैली के अलावा उसने एक मन बनाया है कि हर एक उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्र में जाके प्रचार करे, लोगों से मिले और लोगों से बात करके उसको मत देने के लिए, समर्थन देने के लिए अपील करे। केतन जी, एक चीज और है, 2017 के चुनाव में कांग्रेस ने जोरदार टक्कर दी थी,
लेकिन उसके पास 3 बड़े चेहरे थे, हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकोर और जिग्नेश मेवानी। इस बार वो तीनों चेहरे चुनाव से गायब हैं या हार्दिक पटेल भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं? क्या असर होगा, जरा संक्षेप में बताएं इस बार। जी, तीनों में से एक जिग्नेश मेवानी तो कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पे लड़ रहे हैं उत्तर गुजरात से। हार्दिक और अल्पेश दोनों भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं। तो पिछली बार जो उनको बढ़त मिली थी, वो बढ़त इस बार इस वजह से मिले ऐसे कोई संकेत अभी तक तो दिख नहीं रहे हैं। सबसे देखना दिलचस्प यही है कि वो तीनों के अलावा और सारे कई लीडर्स है कांग्रेस के जो 2017 में कांग्रेस के कैंडिडेट के तौर पे जीते थे और बाद में 2020 में वो भारतीय जनता पार्टी में से जुड़ गए, कांग्रेस से इस्तीफा देके। तो एक काफी बड़ी मात्रा में बड़े लीडर कांग्रेस में से भाजपा में शामिल हो गए हैं। तो उसकी गैर मौजूदगी में कांग्रेस अपना जो एक एवरेज जो तीसरा हिस्सा 55 से 60 सीटों का रिटेन करती आई है, वो रिटेन करेगी या उसके नीचे जाएगी, या तो फिर कुछ अपसेट होता है और कांग्रेस को बढ़त मिलती है, वो देखना दिलचस्प है। एक सवाल और कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार लक्ष्य रखा है कि अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल करना है। जी, क्या लगता है आपको? चुनाव लड़ती कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा ही क्लेम करेगी और कोशिश भी उसकी वही होगी कि सबसे ज्यादा से ज्यादा सीटें और ज्यादा से ज्यादा मत प्रतिशत ले आई। भारतीय जनता पार्टी इस बार जो लास्ट टाइम उसका 49% मत प्रतिशत था, वो बढ़ा के 50+ मत प्रतिशत करना चाहती है। और सबसे अच्छा प्रदर्शन जो अब तक उनका रहा है 127, उसका भी एक रिकॉर्ड तोड़ के एक नया रिकॉर्ड बनाने की सोच रही है। एग्जैक्ट नंबर तो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स भी नहीं बता रहे हैं, लेकिन यस, भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश, जिस तरीके से उसका चुनावी प्रबंधन हमने देखा है ग्राउंड पे, कोशिश भारतीय जनता पार्टी की यही है कि ज्यादा से ज्यादा मत और ज्यादा से ज्यादा बैठक ली जाए। अब सवाल अपर्णा से। अपर्णा, ये इलाका है जो जामनगर की रिफाइनरी के लिए मशहूर है और आपने तो अभी जनजातीय इलाके की बात की ही, और आपने बताया भी कि जनजातीय इलाके में बहुत ज्यादा मतदान हुआ। ये कृषि का इलाका है, खेतीबाड़ी का इलाका है, समृद्ध इलाका है। इस बार क्या क्या प्रमुख मुद्दे आपकी नजर में रहे जो प्रभाव डाल सकते हैं इस बार के चुनाव में? सरकार ने जो भी जनजातीय समुदाय के लिए काम किया है, खेती के विकास के लिए काम किया है, जहाँ तक गुजरात की इन्वेस्टमेंट, पोर्ट लेड डेवलपमेंट की बात है, तो ये सब मुद्दे अहम थे। रोजगार का मुद्दा भी अहम था इस चुनाव में। अगर हम सौराष्ट्र की बात करें तो सौराष्ट्र कृषि प्रधान इलाका है, जिसमें जो 11 जिलों के आसपास जिले आते हैं, जिनका मेनली जो ऑक्यूपेशन है वो खेती है। तो इस बार सरकार ने जो भी कृषि के लिए काम किया है, कृषि निवेश बढ़ाने के लिए काम किया है, वो सब मुद्दे भी इस बार चुनाव में थे। अपर्णा, इस पहले दौर के मतदान में प्रमुख राजनीतिक दलों का क्या क्या दांव पर लगा था? तीनों भी पार्टियों के लिए चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण थे। सत्तारूढ़ भाजपा 7वीं बार सत्ता स्थापन के लिए पूरे प्रयास के साथ ये चुनाव लड़ रही है। पिछले चुनाव में देखा जाए तो सौराष्ट्र की जो 48 सीटें हैं, उसमें से 19 सीटों पर ही पार्टी की जीत हुई थी, जबकि कांग्रेस के पास 28 सीटें गई थी। तो खास तौर पे सौराष्ट्र क्षेत्र में भाजपा का प्रदर्शन कैसा रहेगा, इसके ऊपर सबकी निगाहें आज है। कांग्रेस पार्टी का जहाँ तक सवाल है, तो पिछले चुनाव में पार्टी ने 77 सीटों पे जीत हासिल कर थी। तो क्या इस बार पार्टी इतनी सीट जीतने में कामयाब रहेगी कि नहीं रहेगी, ये भी देखना बहुत रसप्रद है। खासतौर पे सौराष्ट्र क्षेत्र में पार्टी का प्रदर्शन कैसा होगा, ये बहुत ही अहम है। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो ये चुनाव उनके लिए एक लैबोरेटरी टेस्ट जैसा है, क्योंकि सूरत नगर निगम के चुनाव में पिछले साल 27 सीटें जीतने में पार्टी को सफलता मिली थी। तो क्या इस बार पार्टी अपना प्रदर्शन बरकरार रख पाएगी और तीसरे विकल्प के रूप में वो गुजरात में खुद को प्रस्थापित कर पाएगी कि नहीं, इसका फैसला भी इस बार होगा। और गुजरात से उनका प्रदर्शन कैसा रहेगा, इसके ऊपर ये निर्भर करता है कि पार्टी को एक नेशनल पार्टी के रूप में स्टेटस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस विशेष कार्यक्रम में इतनी सारी जानकारियां देने के लिए, इतने महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए केतन त्रिवेदी और अपर्णा, आप दोनों का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे गुजरात के पहले दौर के विधानसभा चुनाव पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक केतन त्रिवेदी और क्षेत्रीय संवाददाता अपर्णा खुंट। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता उमेश चतुर्वेदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।